हेलो बच्चों, वेलकम टू दत्त कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आईपी में पहला चैप्टर क्लास 11th की आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का पहला चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। और इसमें हम मिलकर क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया भी है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पता चल जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता। फिर उसके बाद में हमें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पता चल जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पता चल जाएगा, और सॉफ्टवेयर क्या होता है क्या नहीं होता इनके बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब हमारे पास आ गया कि कंप्यूटर क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो कंप्यूटर के बारे में बता देंगे भाई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। हाँ, इनपुट को एक्सेप्ट किया, उसको प्रोसेस किया, और फिर उसके बाद में उससे क्या मिल गया, आउटपुट दे दिया। तो इस पूरे डिवाइस को क्या बोलोगे, कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझ में आ गया ना कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या कहते हैं कि डेटा लेता है एज ए इनपुट के फॉर्म में, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में एक रिजल्ट दे देता है एज ए आउटपुट। कंप्यूटर क्या हो सकता है, हाँ, कंप्यूटर along with एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज नोन एज कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में फर्क है। तो कंप्यूटर में केवल और केवल हमने बता दिया एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट ले सकता है और प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। लेकिन जब हमने कंप्यूटर के साथ में कुछ सॉफ्टवेयर, एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्लस में हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर कुछ और मिला दिए, तो ये मिलकर के बन जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर के साथ साथ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब मिल जाते हैं तो क्या बना जाता है, कंप्यूटर सिस्टम। तो आप देखो कंप्यूटर सिस्टम में होती क्या क्या चीजें, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में होता है सीपीयू, होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड एवरेज स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, सॉरी, एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो यानी कि तीन चार चीजें हमने एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला सीपीयू होता है, एक तो होता है सीपीयू, दूसरा मेमोरी, तीसरा क्या कहते हैं कि इनपुट डिवाइसेस, चौथा स्टोरेज डिवाइस। ये चार चीजें हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार चीजें होंगी। ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर। जब ये सारे एक साथ में मिलकर के काम करते हैं तब जाकर के हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है, तब हमें जाकर के पार्टिकुलर आउटपुट मिलता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में ये सारे के चारों, चार के चारों चीजें जब एक साथ में काम करती हैं तब जाकर के तब जाकर के हमें कोई पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है, तब जाकर के हमें कोई पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। कंप्यूटर सिस्टम देखो, मोबाइल भी एक प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम एक छोटा से छोटा भी और बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है जो दो दो तीन तीन कमरे के बराबर। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका क्या कहते हैं कि सारा का सारा सेम साइज के नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम छोटे भी हैं, कंप्यूटर सिस्टम बड़े भी हैं, इतना बात समझ में आ गया। और कभी कभी कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो कभी कभी कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। कंप्यूटर क्या छोटे बड़े मतलब कि क्या एक ही साइज के होंगे, नहीं, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। इट कैन वेरी इट कैन वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू अ पर्सनल डेस्कटॉप। तो देखो क्या हो सकता है कि हाई एंड सर्वर हो सकता है, या किसी का पर्सनल लैपटॉप हो सकता है, या पर्सनल डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, इवन स्मार्टफोन भी एक प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम ही है। ओके, तो यानी कि अगर आपसे पूछा तो है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप इनके बारे में बता सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला है सीपीयू। फिर उसके बाद में सीपीयू के बाद में क्या है, मेमोरी, सीपीयू, मेमोरी, और फिर क्या कहते हैं कि इसके साथ में क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और लास्ट क्या कहते हैं कि स्टोरेज डिवाइस। एक कंप्यूटर सिस्टम में ये चारों चीजें होती हैं, और आज हमें इस चैप्टर में ये चारों चीजें ही पढ़नी। ठीक है, और कंप्यूटर मैंने बताया कि कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर विद एडिशनल हार्डवेयर
एंड सॉफ्टवेयर इज नोन एज कंप्यूटर सिस्टम। इतनी सारी बातें आपको पता चल, इन्हें क्या बोला गया, कंप्यूटर सिस्टम बोला गया। ठीक है, अब आगे, अब आगे चलते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पेपर में आ जाता है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बनाइए। तो अब देखो हम ये क्या कर देंगे, ब्लॉक डायग्राम ऐसे बना देंगे। ये है ब्लॉक डायग्राम, है कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है। तो देखो, तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप ऐसे बना दोगे, क्या बना दोगे यहाँ पे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो आप ऐसे पहले ही बना दो। हमें पता है कि इनपुट डिवाइसेस होंगी, क्या होंगी, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से ये डेटा का फ्लो होगा, ये डेटा का फ्लो होगा और इंटर होगा डेटा। और यहाँ पे इसके अंदर में क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इन सब में डाटा का आपस में ट्रांसफर होता है, दोनों साइड में डेटा का फ्लो होता है, यहाँ पे दोनों साइड में डेटा का फ्लो होता है। और यहाँ से क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इस पूरे को क्या बोला गया, इस पूरे को बोला गया सीपीयू। और यहाँ से फिर क्या कहते हैं कि डेटा इधर जाएगा और ये आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ब्लॉक डायग्राम किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। एक कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ये, इसके कंपोनेंट्स जो जो है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ सीपीयू की। अब मैं जब मैं बात करता हूँ सीपीयू की, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का फॉर्म होता है, ठीक है, जो कैरी करता है एक्चुअल प्रोसेसिंग। जहां पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, सीपीयू में होती है। यानी कि माइंड ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू, माइंड ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, सॉरी माइंड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माइंड गलत हो जाएगा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू। ओके, इतना बात हमें पता चल चुका है। ठीक, और सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक प्रकार से क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। हम एक प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जितने में जो भी एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है, एक्चुअल प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, सीपीयू में ही होती है। जितनी की जितनी एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, सीपीयू में ही होती है। ठीक है, इट इज कॉमनली नोन एज प्रोसेसर। कभी कभी सीपीयू को प्रोसेसर भी बोला जाता है, कभी कभी सीपीयू को प्रोसेसर भी बोला जाता है। ओके, A CPU can be placed one or more microchips। सीपीयू को क्या कर सकता है, एक या एक से ज्यादा माइक्रोचिप्स पे रखे जा सकते हैं, जिसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, डिफाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप इनका आंसर यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। डिफाइन इंटीग्रेटेड सर्किट में बता दोगे कि जो सीपीयू है, सीपीयू कैन बी प्लेस्ड, सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स आर नोन एज कॉल्ड, इन्हें ही क्या बोला गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट पे कभी भी आईसी की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कल को मैडम ने पूछ लिया भैया कि आईसी का फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया, आईसी का फुल फॉर्म, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोचिप्स को लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोचिप्स को इसके ऊपर लगाया जाता है। इतना बात तो समझ आ गया। आगे
द आईसी इज कंप्राइज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। आईसी किससे बने होते हैं? आईसी जो बने होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। आईसी जो बने होते हैं किससे बने होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। ओके। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स। जब मैं बात करता हूँ सीपीयू की, जब मैं बात करता हूँ सीपीयू की, तो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन किससे मिलती है? सीपीयू को इंस्ट्रक्शन किससे मिलती है? सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है वो किससे मिलती है? हाँ, सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देना होगा या डेटा देना होगा। सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा ना, प्रोसेसिंग करने के लिए किसकी जरूरत है? डेटा की जरूरत है। वो डेटा किस किसके थ्रू मिलते हैं? प्रोग्राम के। यानी कि सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू को डेटा और इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू मिलते हैं? प्रोग्राम के थ्रू मिलते हैं। ठीक है। अ सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर्स बैक इनटू द मेमोरी। तो देखो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा? सीपीयू को डेटा मिलता है, कहाँ से मिलता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू प्रोग्राम। इनको प्रोग्राम के थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। दूसरा चीज, दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि सीपीयू फिर क्या करता है? प्रोग्राम और डेटा को, प्रोग्राम को इसको कहाँ पे भेज दिया जाता है? मेमोरी में। इसको कहाँ पे रख दिया जाता है? मेमोरी में। तो फिर क्या कहते हैं कि सीपीयू फेचेस डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से इसको फेच कर लेता है सीपीयू। कहाँ से लेता है? ये मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से डेटा को ले लेता है। इसके ऊपर फिर इट परफॉर्म्स, जितना भी अपना ये क्या कहते हैं, क्या परफॉर्म करेगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट को स्टोर कर देगा स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइसेस में ये रिजल्ट को क्या कर देता है? स्टोर कर देता है, या बैक इनटू द मेमोरी, मेमोरी में स्टोर कर देगा। इसमें मेमोरी में फिर से क्या कहते हैं? स्टोर कर देता है। ओके। क्या मैंने बताया कि ये क्या कहते हैं कि डेटा या प्रोग्राम्स लेते हैं। डेटा या प्रोग्राम्स को लेकर के, पहले डेटा या प्रोग्राम्स को कहाँ से लेंगे? मेमोरी से लेंगे। देखो जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू डेटा या प्रोग्राम्स को कहाँ से लेते हैं? मेमोरी से लेंगे। मेमोरी से ये क्या करते हैं? उसके ऊपर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में फिर से उस डेटा को कहाँ पे भेज देते हैं? जो रिजल्ट आता है उसको मेमोरी में भेज देते हैं। फिर से उस रिजल्ट को मेमोरी में भेज देते हैं। इतना है काम है सीपीयू का। जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता रहता है तो ये डेटा को स्टोर करता है। हाँ, डेटा को स्टोर करता है। डेटा और स्टोर को, तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स और इनका काम क्या होता है? तो आपको बताना है कि जब सीपीयू वाइल प्रोसेसिंग, जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता रहता है, वाइल प्रोसेसिंग, जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता रहता है उसको डेटा तो चाहिए होता है। तो वो क्या करता है? द सीपीयू स्टोर्स द डेटा, जितने भी डेटा होंगे, एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को वो किस में स्टोर कर देता है? इन इट्स लोकल मेमोरी, लोकल मेमोरी। इसको अपने लोकल मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं कि कॉल्ड रजिस्टर, जिसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है। उसे क्या कहा गया? रजिस्टर से बोला गया। अब ध्यान में रखना, यानी कि रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स क्या होते हैं? लोकल मेमोरी ऑफ द, लोकल मेमोरी ऑफ सीपीयू। ये फास्टेस्ट होती है, फास्टेस्ट मेमोरी। अगर मान लो कि आपसे पूछा गया, पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसे दे देंगे, नेम द लोकल मेमोरी या लोकल मेमोरी ऑफ
डैश इज द, या यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा था पेपर में, लिखा हो सकता है, डैश इज द, डैश इज द लोकल मेमोरी ऑफ सीपीयू। तो क्या बता दोगे, तब बता दो कि रजिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर्स जो होते हैं ये होते हैं लोकल मेमोरी, और लोकल मेमोरी ऑफ द रजिस्टर्स। इसमें क्या होता है, टेम्पोरली डेटा स्टोर, इसमें इट स्टोर्स डेटा टेम्पोररी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं। और साथ में ही ध्यान रखिए कि ये क्या कहते हैं कि हाँ, दो स्टोर्स दो डेटा विच आर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोर्स डेटा फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए जरूरत होते हैं, जो प्रोसेसिंग के लिए होते हैं वही इसमें स्टोर होते हैं। इतना बात आपको समझ में आ चुका है। रजिस्टर आर द पार्ट ऑफ सीपीयू चिप। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो सीपीयू चिप के पार्ट होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। हाँ, इनका साइज और नंबर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इनका साइज और नंबर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर करते हैं। ये क्या होते हैं, अलग अलग रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। डेटा के लिए अलग यूज किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग यूज किया जाएगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए अलग यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मेमोरीज के बारे में कुछ बातें पता चल गई, सॉरी, रजिस्टर्स के बारे में पता चल गया कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि लोकल मेमोरी होते हैं। ये क्या कहते हैं कि इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं, ये सीपीयू के इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं, सीपीयू के चिप्स के में इंटीग्रेटेड होते हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सीपीयू के चिप के पार्ट होते हैं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप होते हैं, ओके। तो पेपर में पूछा जा सकता है, नेम द मेमोरी विच इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप। तो रजिस्टर्स, रजिस्टर्स जो होते हैं सीपीयू चिप के पार्ट होते हैं। दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग डेटा, अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग रजिस्टर्स वगैरह यूज किए, ठीक है। इतना बात समझ में है। सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट हैं, सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट हैं, एक का नाम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कल को मैडम पूछ सकती है कि एएलयू का फुल फॉर्म बताओ, इसका पूछ लेंगी, एएलयू का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट बस। अब चलो, यहाँ पे मैं आपसे एक बताया था कि आईसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आईसी का तो आपको पता ही चल चुका है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अभी मैंने वो दूसरा बताया कि एएलयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो बता देना, एरिथमेटिक लॉजिक सीयू कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के दो कंपोनेंट्स हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या परफॉर्म करता है, एएलयू जितने भी एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जितने भी एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, एएलयू के द्वारा। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय एएलयू, ठीक है, दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। जितना भी इंस्ट्रक्शंस होगा प्रोग्राम में, उसके अकॉर्डिंग जितना भी फंक्शंस परफॉर्म करना होता है, जितना भी फंक्शंस परफॉर्म करना होता है अरिथमेटिक, यानी कि किसी भी नंबर को मान लो कि 2+3 करना है, तो वो कौन करेगा, एएलयू करता है। 2+3 कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है। क्या, एएलयू का क्या काम है, एएलयू का काम ही यही है कि एएलयू का काम है कि जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो कौन परफॉर्म करेगा, एएलयू करेगा, ओके। यहाँ से यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है। सीयू का काम क्या है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये काम करता है कि इंस्ट्रक्शंस, हाँ, सीयू का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू, सीयू। पेपर में मैडम पूछ सकती हैं, पेपर में मैडम दे देंगी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीयू, ठीक है। क्या लिखा हो सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या है। तो कंट्रोल यूनिट के कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन हम समझते हैं कि सीयू का काम क्या है, इट कंट्रोल्स sequential इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि एक सीक्वेंस में
जो डेटा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, जो एग्जीक्यूशन, जो डेटा एग्जीक्यूट होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे, एक के बाद एक पता चले कि पहले मतलब कि मान लो कि कोई यहाँ पे दो तीन, मान लो पहले लाइन वन एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन टू, फिर लाइन थ्री। ऐसा नहीं है कि लाइन वन के बाद में लाइन थ्री, ऐसा कुछ नहीं। अब मान लो कि अगर वो करना होगा तो उसके लिए भी अलग ध्यान रहे। इट इंटरप्रेट्स द इट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को ये इंटरप्रेट भी करते हैं। इट गाइड्स, इट गाइड्स डेटा फ्लो, डेटा फ्लो को गाइड करता है थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी, थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो समझ आ गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। आपको ये बात समझ में आ गई, कंट्रोल यूनिट का काम है डेटा को गाइड करना। डेटा को गाइड करना हो गया कि कंप्यूटर से मेमोरी साइड में जाना है या ALU में जाना है, कहाँ पे जाना है, ये सारी चीजें काम करना। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में। और CPU इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान में रख लेना, CPU इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला पार्ट खत्म हुआ। अब अगला आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, पहले आप तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। अगला जो आ गया हमारे पास में क्वेश्चन क्या गया है कि इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या करेंगी, ये डेटा को कन्वर्ट कर देंगे। जो डेटा होगा उसको कंट्रोल, डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू कंप्यूटर इज नोन एज डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू कंप्यूटर आर नोन एज, उन्हें बोला गया इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हो गई जिससे क्या कहते हैं कि डेटा हम क्या कहते हैं कि भेज रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दिस कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म। ये इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे, कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, माइक जिसको बोलते हो आप। ठीक है, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है वो किसकी तरह से काम करती हैं, इनपुट डिवाइसेस की तरह काम करती हैं, इनपुट डिवाइसेस की तरह काम करती हैं। इतना बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और देखो, स्पेशली डिजाइन ब्रेले कीबोर्ड्स, तो पेपर में पूछा जा सकता है ब्रेले कीबोर्ड्स क्या है। हाँ, तो ये ब्रेले कीबोर्ड्स किसके लिए है, ब्रेले कीबोर्ड्स वो लोग के लिए है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ब्रेले कीबोर्ड्स हैं। ठीक है, ब्रेले कीबोर्ड्स आर अवेलेबल टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डेटा हाँ इनटू अ कंप्यूटर। तो ब्रेले कीबोर्ड्स बनाए गए उन लोगों के लिए, ब्रेले कीबोर्ड्स बनाए गए जो लोग क्या कहते हैं कि डेटा को एंटर करना चाहते हैं कंप्यूटर, जो लोग क्या कहते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको डेटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर में ब्रेले कीबोर्ड से बनाएंगे। बिसाइड्स, इन सब के अलावा वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस। आजकल हम वॉइस के थ्रू क्या कहते हैं कि डेटा को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि बोलते हैं गूगल वॉइस, गूगल वॉइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को एंटर कराते हैं गूगल वॉइस के थ्रू।
कुछ भी हम सर्च कर लेते हैं गूगल वॉइस के थ्रू। इतनी बात समझ में आ गया। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस टेम्पोरली स्टोर्ड इन मेमोरी। जो डेटा इनपुट डिवाइसेस से स्टोर किए जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? तो पेपर में पूछा जाएगा कि मान लो कि अगर कल को मैडम ऐसे क्वेश्चंस दे सकती है, कल को मैडम आपके स्कूल के जो मैडम या सर होंगे वो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि बोलेंगे कि भैया सॉरी बोलेंगे कि क्या कहते हैं कि आपने क्या कहते हैं कि एक डेटा एंटर किया, एक डेटा एंटर किया, वो किस मेमोरी में जाएगा। मान लो कि ऐसे लिखेंगे, राम ने क्या कहते हैं कि राम ने डेटा एंटर किया, राम ने क्या किया, राम एंटर्स 100 एज इनपुट। ये 100 कहाँ पे स्टोर होगा, ये 100 जा करके रैम में स्टोर होगा। कहाँ पे होगा, रैम में। तो जो भी आप डेटा एंटर करते हो इनपुट डिवाइसेस से, जो भी डेटा एंटर करते हो किस में जाता है, रैम में या मेन मेमोरी में जाता है। किस में जाता है, मेन मेमोरी मतलब रैम में जाता है। किस में जाता है, मेन मेमोरी मतलब यहाँ पे रैम में जाता है। जब आप कुछ भी बोलते हो या कुछ भी चीजें जब जब एंटर करते हो, जब कोई भी डेटा एंटर करते हो किसी भी इनपुट डिवाइस से, वो हमेशा मेन मेमोरी में जाएगा। क्या मैंने बोला, जो भी इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर करते हो वो कहाँ पे जाता है, मेन मेमोरी में जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में है। फॉर अगर उसको परमानेंट स्टोरेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज जैसे सेकेंडरी मेमोरी। तो जब हम डेटा एंटर करते हैं, जब हम डेटा एंटर करते हैं तब तो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, जब हम डेटा एंटर करते हैं तब तो प्राइमरी मेमोरी में जाता है। लेकिन अगर हमें उसको परमानेंटली यूज करना है, अगर उसके लिए हमें परमानेंटली स्टोर करना है, तो हमें उसको सेकेंडरी मेमोरी में डालना होगा। उसको हमें किस में डालना होगा, सेकेंडरी मेमोरी में डालना पड़ेगा। ओके, इतना बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब वो डिवाइसेस जो हमें आउटपुट देंगे, वो डिवाइसेस जिससे हम आउटपुट रिसीव करते हैं, वो डिवाइसेस जिससे हम आउटपुट रिसीव करते हैं, द डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होगी, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होगी, आउटपुट डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस which receives data, हाँ, जो रिसीव करती है डेटा, रिसीव डेटा फ्रॉम या रिसीव्स डेटा फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को क्या कहते हैं कि रिसीव करते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस बोला जाता है। अब ये क्या कहते हैं कि किस लिए, किस लिए उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, उसका फिजिकल प्रोडक्शन भी कर सकती है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो देखो ये क्या करते हैं, ये जो सीपीयू होते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस डिजिटल इंफॉर्मेशन को टू डिजिटल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल को क्या कहते हैं कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, डिजिटल टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ओके, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इतना बात तो समझ में आ चुका है, ह्यूमन से, हाँ, इसमें बता दें, इतना समझ आ गया होगा। आगे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ये देखो, डिस्प्ले मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ये सब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर। देखो, मास्क बनाने के लिए भी 3D प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो अभी कोरोना आया था ना, कोरोना में टाइम में मास्क बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, तो 3D प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो पेपर में पूछा जा सकता है। हाँ, सम आउटपुट डिवाइसेस आर शोन, कुछ डिवाइसेस यहाँ पे बताए गए। ब्रेल डिस्प्ले उन लोगों के लिए होगा, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर किसके लिए होगा, जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं कि ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर यूज किया जाता है। यहाँ तक बात समझ आए। प्रिंटर, अब हम बात करते हैं प्रिंटर की। अ प्रिंटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट आउटपुट इन अ फिजिकल फॉर्म। जब फिजिकल फॉर्म में चाहिए, किसी भी चीज को फिजिकल फॉर्म में अगर डेटा चाहिए, आउटपुट चाहिए, फिजिकल फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए या डेटा चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, प्रिंटर का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, प्रिंटर का यूज करते हो। थ्री टाइप्स ऑफ, हाँ, थ्री टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर, तीन टाइप्स के प्रिंटर्स हैं, एक है इंकजेट प्रिंटर, एक है लेजर जेट प्रिंटर और एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, एक है इंकजेट, एक है लेजर जेट और एक है डॉट मैट्रिक्स। आजकल के लोग क्या कहते हैं कि 3D प्रिंटर यूज करते हैं, 3D प्रिंटर यूज करते हैं, विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ, हाँ, मान लो कि 3D डिजाइन का फिजिकल रेप्लिका बनाना, किसी 3D डिजाइन का फिजिकल रेप्लिका, अभी मैंने बताया मास्क बनाने के लिए यूज किया जाता है,
दीज प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इन पिक्चर्स का क्या इन इनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है प्रोटोटाइप बनाने के लिए। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना है, मान लो कोई कार बनानी है, तो उस कार का क्या कहते हैं कि एक छोटा सा मॉडल बनाना है, तो हम क्या कहते हैं कि 3D प्रिंटर का यूज करते हैं। दियर यूजेज इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड। इनका मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स को बनाने के लिए। बॉडी ऑर्गन्स को बनाने के लिए 3D प्रिंटर का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगला जो हमारा जो टॉपिक है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो देखो, पहले कंप्यूटर क्या था, बहुत छोटा था, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब कि बहुत मतलब कि कंप्यूटर जो बने थे वो बड़े भी थे, लेकिन उनको धीरे धीरे छोटा करते थे, ठीक है। फ्रॉम अ सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न डे। पहले ये केवल और केवल एक कैलकुलेटर के रूप में काम करता था, लेकिन आज क्या करता है, डेटा को, आज का जो कंप्यूटर, पहले का कंप्यूटर केवल और केवल क्या करता था, एक कैलकुलेट करता था, डेटा को कैलकुलेट करता था। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है, आज का कंप्यूटर वो डेटा को प्रोसेस करता है। हाँ, डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। आज का जो है वो डेटा प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव इवॉल्व इन अ रिलेटिवली स्पैन ऑफ टाइम। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इसका इवोल्यूशन हो चुका है। तो देखो, सबसे पहला आपसे मैडम पूछ देगी, वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर क्या पूछा जा सकता है? वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे? वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर, ओके। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर और कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए इनका क्या था भाई? इन्होंने कहा कि हम सीपीयू और मेमोरी को अलग कर देंगे। सीपीयू अलग चीज है, मेमोरी अलग चीज है। इन्होंने ऐसे इसको अलग कर, ठीक है। तो ये हो गया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये आउटपुट है, इधर से इनपुट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको बताया कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो था, इसमें बताया गया कि सीपीयू जिसको प्रोसेसिंग करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को, और क्या कहते हैं कि अ मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम। इन्होंने क्या क्या यूज किया? इन्होंने इनमें इसमें क्या कहते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें हैं? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक सीपीयू है। हाँ, इसमें क्या है, एक सीपीयू है। सीपीयू का काम क्या है? प्रोसेसिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। और वहीं पे और फिर क्या कहते हैं कि इसका और क्या काम है? कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट किससे करना है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, इसमें ये हो गया, ये उसको हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमने बताया था कि मेमोरी है। मेमोरी का काम क्या है? स्टोर करना, स्टोर करना है किसको? डेटा एंड प्रोग्राम्स को, डेटा एंड प्रोग्राम्स को स्टोर करेगा। फिर क्या कहते हैं कि तीसरा था आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होगा? ये कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन के लिए। इसको किसके लिए यूज किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। टू रिसीव, टू रिसीव और सेंड इनपुट एंड आउटपुट डेटा। डेटा को भेजने के लिए इनका सबका यूज किया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर अगला आता है इसमें, मतलब कि वही कम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल का काम क्या है? तो इतनी चीजें हैं, कम्युनिकेशन चैनल, इन सब का काम क्या है कि क्या कहते हैं कि डेटा को रिसीव करना और डेटा को भेजना।
इतना बात तो समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इनियक, इनियक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मैडम पूछ सकते हैं कि इनियक का फुल फॉर्म बताओ। इनएक, तो हमें पता होना चाहिए इनियक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इनियक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नेम द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामर कंप्यूटर, नेम द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बेसिस, इस बेसिस पे कह रहे हैं कि आपको बताना है कि जो पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम, तो उसका नाम है इनिएक। जो पहला प्राइम, पहला पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बनाया गया उसका नाम क्या है, इनिएक। और इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो इनिएक जो था वो पहला क्या कहते हैं कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया। लेकिन 1970s में, 1970s में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का क्या किया गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया। ठीक है, हाँ, इसको क्या कहते हैं कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया किसके ऊपर, सिंगल चिप के, सिंगल चिप के ऊपर, जिसको बोला गया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक सिंगल चिप के ऊपर में बहुत सारे क्या कहते हैं कि पूरे के पूरे सीपीयू को क्या कहते हैं इंटीग्रेशन किया गया। तो अब आपसे पहले तो एलएसआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एलएसआई का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पहले तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका मतलब समझ लो। अब अगला समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या, व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। तो लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, हाँ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो क्या कहते हैं कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या इसको रुक जाओ, इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, इसका आंसर ऐसे लिख दो कि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि जब हम सिंगल चिप पे ड्यू टू, ड्यू टू लार्ज स्केल, ड्यू टू एल एस आई, ड्यू टू एल एस आई, द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, सिंगल चिप में, सिंगल चिप में क्या कहते हैं कि अगर हम क्या कर देते हैं कि पूरे सीपीयू का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं सिंगल चिप में। द इंटीग्रेशन ऑफ अ कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। अगर पूरे सीपीयू को एक ही सिंगल चिप में डाल दिया जाएगा, एक ही सिंगल चिप पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। याद करो शुरू में अभी बताया था माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का नाम था, माइक्रो प्रोसेसर भी था।
तो अगर सिंगल चिप पे, किसी एक सिंगल चिप पे क्या कहते हैं कि, सिंगल चिप पे क्या कहते हैं कि अगर सिंगल चिप पे सीपीयू का नाम लिख दिए, सिंगल चिप पे क्या कहते हैं कि सीपीयू का क्या कहते हैं कि इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला गया। ठीक है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो गया, ड्यू टू एलएसआई। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, एलएसआई की वजह से, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की वजह से हो गया था। और माइक्रो प्रोसेसर का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप इतना लिख देना, द इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल सीपीयू नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। इतना बात आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब मूरेज लॉ आया था। मूरेज, ये मूरे कौन है, ये मूरे कौन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूरे कौन है। तो यहाँ पे देखो 1965 की बात है। 1965 में इंटेल, इंटेल आपको पता होगा एक कंपनी है, इंटेल के जो को फाउंडर थे उनका नाम था गोल्डन मूरे। उनका क्या नाम था, गोल्डन मूरे। उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक लॉ बताया, उन्होंने मूरेज लॉ। तो मैडम पूछ सकती है कि मूरेज लॉ क्या है, तो मूरेज लॉ क्या है, तो मैडम पूछ सकती है, तो आप बता दो कि मूरेज लॉ का मतलब होता है कि which predicted that the number of transistors on a chip would be double। इन्होंने बताया कि हर 2 साल में जो एक चिप पे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक चिप पे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होंगे वो लगभग लगभग डबल होते जाएंगे। हर 2 साल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स क्या होंगे, एक सिंगल चिप पे डबल होते जाएंगे। मान लो कि आज क्या कहते हैं कि आज किसी सिंगल चिप पे 10 ट्रांजिस्टर्स लग रहे हैं, आज एक सिंगल चिप पे 10 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, तो 2 साल बाद में उस पे क्या कहते हैं कि 20 ट्रांजिस्टर लग सकेंगे और उसका प्राइस भी हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही अगले साल में क्या होंगे, 40 लग सकेंगे। क्या मैंने बोला, अगर मान लो कि इनके मूरेज लॉ का मतलब क्या हो, मूरेज लॉ का मतलब ये हुआ भी कि अगर मान लो कोई एक ट्रांजिस्टर, एक चिप है, मान लो ये एक चिप है, अगर मैंने बोला कि इसके ऊपर आज 10 ट्रांजिस्टर लगे, आज इसके ऊपर 10 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, आज मतलब 2023 में, और आज इसका प्राइस है 100 रुपए मान लो, तो 2025 में क्या होगा, 2025 में इसके ऊपर 20 ट्रांजिस्टर लग सकते, इसी सिंगल चिप पे ही ऊपर कितना लग जाएंगे, 20 ट्रांजिस्टर लग जाएंगे, और इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 50 रुपए। उन्होंने बताया कि प्राइस तो हाफ होता जाएगा लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल होते जाएंगे। इतना बात बस जान, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ 2027 में क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 40 ट्रांजिस्टर्स लग सकते हैं। कितना लग सकेंगे, 40, और प्राइस कितना हो जाएगा, 25 रुपए। ऐसे ही 2029 में, 2029 में कितना हो जाएगा, 80 ट्रांजिस्टर्स लग सकेंगे उसी सिंगल चिप पे। तो इसी को बोलते हैं मूरेज लॉ। ठीक है, मूरेज लॉ समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि मूरेज लॉ प्रेडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कि ट्रांजिस्टर्स के नंबर में क्या कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो अभी मैंने बताया कि पहले 2 फिर 4 फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कि एक चिप पे ऐसे हम बहुत सारे की ट्रांजिस्टर को हम असेंबल कर सकते हैं। 1980s में क्या होता है, 1980s में क्या होता है, द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। प्रोसेसिंग पावर भी कंप्यूटर का बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया, हाँ, इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल सिंगल चिप टर्म्ड वेरी लार्ज स्केल। तो वीएलएसआई फुल फॉर्म पूछ लेंगे, वीएलएसआई। तो आपको पता ही है, एलएसआई का पता है, तो इसका हो जाएगा वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये फुल फॉर्म्स आपसे मैडम पूछ सकती हैं, तो ये सब याद रखना। तो यहाँ पे हमने बताया कि वीएलएसआई की वजह से पावर, क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग पावर और बढ़ गई। वीएलएसआई की वजह से प्रोसेसिंग पावर क्या हुई, और बढ़ गई। 1980 में वीएलएसआई जब इंट्रोड्यूस किया गया उसकी प्रोसेसिंग पावर और बढ़ गई। फर्दर एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैड मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक साथ में ही कर सकते हैं, एक पे ही कर सकते हैं, जिसको हम बोले एक सिंगल आईसी। एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप पे आप बहुत सारे क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर को एक साथ में डाल सकते हैं, उसे बोला जाता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो एस एल एस आई सुपर लार्ज स्केल, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो देखो एलएसआई और वीएलएसआई में फर्क है। देखो इसमें कह रहे हैं कि एक सिंगल चिप पे जो वीएलएसआई है उसमें एक सिंगल चिप पे आप बहुत सारे मतलब लगभग लगभग 3 मिलियन ट्रांजिस्टर्स लगाते हैं। एक सिंगल चिप पे आपने 3 मिलियन ट्रांजिस्टर्स लगा दिए, उसे वीएलएसआई बोल दिया। लेकिन अब आपने एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट लिया,
उसके ऊपर आपने और भी बहुत सारे क्या कहते हैं कि कंपोनेंट्स लगा दिए, और भी कंपोनेंट्स आपने क्या कहते हैं कि, हाँ, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा दिए, जिसमें बहुत पास पास में चीजें हैं, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, SLSI। उसे क्या बोल दिया जाता है, SLSI बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है, मैडम पूछ सकती है कि आईबीएम आईबीएम ने पहला या पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले किसने दिया था, आईबीएम ने दिया था। पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम ने दिया था 1981 में। पर्सनल कंप्यूटर, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने दिया था, तो आईबीएम ने दिया था। एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैकिनटोश। एप्पल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, मैकिनटोश इंट्रोड्यूस किया था 1984 में। 1984 में क्या कहते हैं कि एप्पल ने मैकिनटोश इंट्रोड्यूस किया था। द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, सर्च बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई। जब क्या कहते हैं कि लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, तो लोगों को में पीसी पर्सनल कंप्यूटर यूज करना ज्यादा बढ़ने लगा। तो क्या कहते हैं कि जीयूआई के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, जीयूआई के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर का यूज बढ़ गया। जीयूआई, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको पता चल रहा कि जीयूआई के आने से क्या हुआ, जीयूआई के आने से पर्सनल कंप्यूटर का यूज बढ़ गया, ठीक है। जीयूआई के आने से कम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर का यूज बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक देखो ये बता हुआ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पंच कार्ड, तो पंच कार्ड क्या था, एक प्रकार से पीस था, जैसे स्टिक पेपर हुआ करते थे, पीस पेपर हुआ करते थे, जिसके ऊपर डिजिटल डेटा को स्टोर किया जाता, इस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ होल्स, होल्स के फॉर्म में क्या कहते हैं कि होल्स के फॉर्म में डेटा को इंट्रोड्यूस स्टोर किया जाता था, ये हमें पता है, तो पंच कार्ड इसे बोलते हैं। तो इस ग्राफ को देख लीजिए एक बार। अब इस ग्राफ को देखिए तो इसमें भी देखो यही बताया जा रहा है कि 1970s के बाद में, क्योंकि 1965 में उन्होंने लॉ दिया था, तो 1970s के आस बाद में कह रहे हैं कि हर 2 साल में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग बढ़ता जाएगा, वो डेटा को मतलब कि जो सिंगल चिप पे कितना डेटा हम ये कहते हैं कि कितना माइक्रो प्रोसेसर लगा सकते हैं, कितना माइक्रो एक सिंगल आईसी पे, एक सिंगल सर्किट पे हम कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा ये ध्यान में रखना, जीयूआई जीयूआई किसमें है, जीयूआई जो है वो बेस्ड है, जीयूआई, ये तो हमने फुल फॉर्म देख लिया। अब अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जीयूआई आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा, जीयूआई कहाँ पे मिलेगा, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये किसके बेसिस पे था, माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जीयूआई को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये किसके बेसिस पे था, माइक्रोसॉफ्ट के बेसिस पे था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है। इतना बात समझ में है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसके बेसिस पे है, जीयूआई के, बाकी जो है वो कमांड बेस्ड पे थे। हाँ, तो ये तो था जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका था, माइक्रोसॉफ्ट का, जो विंडो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या कहते हैं कि जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका था, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका था, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा। और कमांड लाइन कमांड लाइन इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस किसमें था, यूनिक्स और डॉस में। यूनिक्स और डॉक्स में कहते हैं कि क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कमांड लाइन इंटरफेस वाले, कौन से कमांड लाइन इंटरफेस, क्या यूनिक्स में है या डॉस में है, तो नहीं, क्या कहते हैं, हाँ, डॉक यूनिक्स और डॉस में क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस है। और क्या कहते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जीयूआई मिल जाएगा। 1990s के बाद में क्या कहते हैं कि आपको ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब बढ़ गई, तो डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लो, वाइड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो 1990s में क्या कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का यूज बढ़ गया, फर्दर एक्सेलरेटेड द मास यूज ऑफ कंप्यूटर, इसकी वजह से लोगों ने कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दिया। फर्दर विद इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स, लैपटॉप इंट्रोड्यूस किए गए, पर्सनल कंप्यूटर्स यूज किए गए, जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं कि लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। आजकल तो स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, जिसको लोग क्या कहते हैं कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है, हाँ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स लोग यूज करते हैं। दीज डिवाइसेस है, हाँ, leverage the technological advancement in processor, हाँ, minimization, हाँ, sorry, हाँ,
मिनिएचराइजेशन एंड फास्टर मेमोरी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता जा रहा है, उसकी वजह से फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड डेटा और क्या कहते हैं कनेक्टिविटी बढ़ता चला रहा है। हाई स्पीड डेटा और कनेक्टिविटी वगैरह क्या कहते हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी सहायता से हमें ये सारी चीजें पता चलती है। ओके, तो कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस अभी भी क्या कहते हैं, द नेक्स्ट वेव कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूड्स, हाँ, वियरेबल गैजेट्स जैसे स्मार्ट वॉच, लेंसेस, हाँ, हेड बैंड्स और क्या कहते हैं हेडफोन्स, ये सभी चीजें आ रही हैं। ये सब भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आईओटी का तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी। मैडम पूछे तो बता देना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे एक डायग्राम था, ये देखो। सबसे पहले का क्या था, अबेकस था। 500 बीसी के पहले क्या था, अबेकस। अबेकस जो था वो फिजिकल मतलब कि छोटे मोटे अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। 1642 में क्या हुआ, पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन कंप्यूटर का नाम बताया, एक कैलकुलेटर था। ये भी एक कैलकुलेटर है, मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ठीक है, इससे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, चार्ल्स बेबेज ने 1834 में एक एनालिटिकल इंजन बना दिया। क्या किया, एनालिटिकल इंजन बना दिया जिसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग वगैरह की जा सकती। फिर क्या हुआ, 1890 में क्या कहते हैं कि हरमन हॉलरिथ ने क्या किया, टैबलेटिंग मशीन बना दी जिसमें क्या कहते हैं कि डेटा को समराइज वगैरह किया जा सकता है। 1937 में, हाँ, 1937 में ट्यूरिंग मशीन बना दी। ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आ गया जो प्रोग्रामेबल मशीन का कॉन्सेप्ट लेकर के आई। ठीक है, फिर 1945 में एडवाइस जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया, एनिएक का इंट्रोड्यूस किया था। एनिएक का मतलब क्या था भैया, एनिएक का मतलब बताया था कि क्या कहते हैं कि पहला जॉन वॉन नाम का कंप्यूटर जो बना था वो किसके ऊपर बना था, एनिएक। एडवैक भी किसके बेसिस पे है, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे। एडवैक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एडवैक का फुल फॉर्म। तो एडवैक का फुल फॉर्म जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे था, एडवैक किसके बेसिस पे था, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आ चुका है। तो ये बन गया। फिर फाइनली क्या कहते हैं कि 1947 में ट्रांजिस्टर्स वगैरह बन गए। हाँ, तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिए गए उनको ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए। और 1970 में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बन गई। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सिलिकॉन चिप। एक प्रकार से ये एक सिलिकॉन चिप होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म, आईसी का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो आईसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि an integrated circuit is a silicon chip, it is a silicon chip which contains a entire electronic circuit, जिसके ऊपर एक छोटे से एरिया में ही पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो इस 1970 में इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है कंप्यूटर मेमोरी। हमारा जो इसमें नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है भाई, कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत क्या है, कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो उसको डेटा को स्टोर करना है। उसको किसको स्टोर करना है, डेटा को स्टोर करना है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। स्टोरेज और डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है तो मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की तो ज्यादातर हम बात कर रहे थे मेन मेमोरी की। जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे कंप्यूटर की इतनी मेमोरी है वगैरह, तब हम बात कर रहे होते हैं प्राइमरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब का यूज किस में किया जाता है, डेटा, इंस्ट्रक्शन, जिसको हम परमानेंटली यूज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखो, प्राइमरी मेमोरी में जो होता है डेटा टेम्पोरली स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में डेटा जो होता है वो टेम्पोरली स्टोर होता है। और वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जो होता है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, अब अगला आता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी की यूनिट्स भी होंगी कुछ ना कुछ, तो देखते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स। हमें पता है कि जो डेटा को स्टोर करने के लिए, जो डेटा को स्टोर किस में किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है और प्रोसेस किस में किया जाता है, बाइनरी नंबर।
डेटा को स्टोर और प्रोसेस किस में किया जाता है? बाइनरी नंबर से। किसी भी डेटा को स्टोर करते हो कंप्यूटर में तो वो बाइनरी नंबर में स्टोर होता है। डेटा को प्रोसेस करते हो तो किस में प्रोसेस होता है? वो बाइनरी नंबर में प्रोसेस होता है। ठीक है, किसमें स्टोर होता है, किसमें प्रोसेस होता है? बाइनरी नंबर। इतना बात समझ में आया? द बाइनरी डिजिट्स मतलब जीरो और वन। बाइनरी डिजिट्स का मतलब होता है जीरो और वन। तो इन्हें जीरो और वन को क्या बोला गया? बिट्स बोला गया। जीरो और वन को क्या बोला गया? बिट्स बोला गया। तो बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, पेपर में पूछा जा सकता है कि नेम द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, नेम द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो आंसर होगा बिट्स, जिसमें जीरो और वन होते हैं। ठीक है, बिट्स होते हैं बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट्स जीरो एंड वन, बाइनरी डिजिट जीरो और वन जो ये हैं बेसिक यूनिट है मेमोरी के, जिन्हें बिट्स से बोला गया। फर्दर, अब बिट्स अगर हम चार बिट्स को क्या कहते हैं, ग्रुप कर देते हैं तो निबल कहा जाता है। तो निबल क्या होता है? निबल पेपर में पूछा जाएगा, निबल क्या होता है? निबल इज अ, इट इज अ ग्रुप ऑफ फोर बिट। चार बिट्स को एक साथ में रख दिया तो निबल कहते हैं। चार बिट्स को एक साथ में रख दिया तो जैसे जीरो वन वन जीरो, एक निबल हो। जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन, तो ये भी एक निबल हो गया। वन वन जीरो जीरो, ये भी निबल हो गए। तो ठीक है, समझ में आया ना? निबल क्या होते हैं कि जब हमने चार चार का ग्रुप बना देते हैं तो चार चार के ग्रुप को एक निबल बोला गया। ठीक है, चार चार के ग्रुप को क्या बोला गया? निबल। अब फोर बिट वर्ड, अब फोर बिट वर्ड इज नोन एज निबल। तो जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज निबल, तो आप निबल जब पूछा जाएगा तो क्या कहते हैं बता दो। निबल इज अ फोर बिट वर्ड। ठीक है, फोर बिट वर्ड को क्या बोला गया है? निबल। फोर बिट वर्ड को क्या बोला गया? निबल बोला गया। ओके, फोर बिट वर्ड उसे क्या बोला गया? निबल बोला गया। ओके, इतना बात समझ में आ गई। फोर बिट वर्ड को क्या बोला जाता है? निबल बोला जाता है। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ चुकी है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब अगर अगर क्या कहते हैं कि आपसे पूछा जाए बाइट क्या होता है? एट बिट वर्ड, एट बिट वर्ड इज नोन एज बाइट। ठीक है, एट बिट वर्ड होगा तो उसे क्या बोला जाता है? बाइट। अब अब बाइट या कह सकते हो कि टू निबल, टू निबल वर्ड इज नोन एज बाइट। चाहे जो लिख दो, यानी कि एक बाइट में आठ बिट होता है। यानी कि एक बाइट में आठ बिट होते हैं। वन बाइट इक्वल टू एट बिट। वन बाइट इक्वल टू कितने बिट होते हैं? एट बिट। इतना बात समझ में आ चुका होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल दे दो ऐसे, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो। ठीक है, आठ हो गए। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, वन वन तीन चार तीन सात। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं ऐसे ही। तो ये हो गए क्या कहते हैं, इतना बात तो आपको समझ में आ चुका है। जब हम बाइट्स को और ऐसे ऐड करते जाएंगे तो ऐसे बड़ी बड़ी मेमोरी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आता है कि ये हो गया। तो ऐसे हम और भी स्टोरेज डिवाइसेस बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं। जब, अब समझ लो, पेपर में अब पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा पेपर में। अच्छा, पहले तो ये ध्यान में रख लो, वन केबी कितना होता है? वन केबी कितना होता है? वन केबी का मतलब होता है 1024 बाइट। वन केबी का मतलब क्या होता है? 1024 बाइट। ओके, वन केबी का मतलब क्या होता है? 1024 बाइट। तो अब आपसे मान लो कि पूछा गया 1 MB, तो 1024 किलो बाइट। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाए 1 GB, 1 GB में कितना होता है? 1024 MB। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला? 1 KB इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 के पावर 10 बाइट। 2 के पावर 10 इक्वल टू एक्चुअल में होता है 1000। 2 के पावर 10 का मतलब होता है कि 1024, सॉरी, 2 के पावर 10 का मतलब होता है 1024। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देखना क्या पूछा जा सकता है
ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। अभी देखना, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर उसके बाद में यहाँ से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, अब ये एक क्वेश्चन बोला हुआ है एक्सरसाइज में, देख। हम्म, इस एक्सरसाइज में देखो, ये लिखा हुआ है कि कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू बाइट्स। इसको बाइट में कन्वर्ट करना है, 2 MB को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, 2 MB। तो M का मतलब देखो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अपने इस बुक में, यहाँ पे जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखो, 1 KB इक्वल टू 2 के पावर 20, 2 के पावर 10, 1 M इक्वल टू में 2 के पावर 20। ओके। और 1G मतलब हो जाएगा 2 के पावर 30। ध्यान रखो। तो अब सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्होंने केस में बोला है कि बाइट्स में कन्वर्ट करो, बाइट्स में। तो हमें पता है कि 1 M इक्वल टू क्या होता है, 2 के पावर 20। तो हो गया खत्म, ये आ गया। ओके। अब जैसे इसको कन्वर्ट करना है, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, 3.7 GB, इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइट्स में। इसको बाइट्स में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.7, जी का मतलब था 2 के पावर 30, जी का मतलब क्या था, 2 के पावर 30 बाइट्स। हो गया खत्म, ये भी कन्वर्ट हो गया। फिर अगला 1 पॉइंट टीबी, टीबी का मतलब होता है 40। तो 1.2 इंटू में 2 के पावर 40। तो देखो, यहाँ से ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर 2 के पावर 10 है बी, तो उसको हम लिखेंगे के बी। अगर 2 के पावर 20 बी है, उसको लिखेंगे M बी। अगर 2 के पावर 30 बी है, तो उसको लिखेंगे GB। अगर 2 के पावर 40 है, उसे लिखेंगे TB। अगर मान लो कि 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर में क्या कहते हैं कि 50 है, उसे लिखेंगे PE। इसका मतलब होता है टेराबाइट, इसका नाम होता है टेराबाइट, इसका नाम है पेटाबाइट। ऐसे ही EB हो जाएगा, मान लो 2 के पावर 60। 2 के पावर 60 मतलब होता है एक्साबाइट, EB, उसे बोल दो एक्साबाइट। 2 के पावर 70 होगा, तो उसे बोल दो जेटाबाइट। उसे क्या बोल दो, जेटाबाइट, जेटाबाइट। ठीक है, 2 के पावर 80 है, योट्टाबाइट। 2 के पावर 80 को क्या बोल दो, योट्टाबाइट, YB। और यहाँ पे GB का मतलब होता है गीगाबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का होता है मेगाबाइट, KB का मतलब होता है किलोबाइट। अब देखो, आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ऐसे कोई दे सकता है या दे सकती है मैडम, कि कन्वर्ट 32 GB इंटू 32 GB इंटू KB। 32 GB को किस में कन्वर्ट करना है, KB में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, 32 GB को लिखो। हमें पता है कि जो 32 GB है, हमें पता है कि इस 32 GB को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 32 इंटू 2 के पावर 10, सॉरी 2 के पावर 30 बी। जी को तो यही बताया ना, जी को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर, हाँ, जी को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको हम ऐसे तोड़ ले क्या, 32, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10
2 के पावर 10। ठीक है। 32 GB को हमें केबी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? केबी में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा? और हमें पता है कि एक 2 के पावर 10, एक 2 के पावर 10, हाँ, इतना बाइट हो जाएगा। क्या मैंने बताया? इसको क्या कहते हैं कि 2 के पावर 30 है ना, 2 के पावर 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें 32 GB को कन्वर्ट करना है, केबी में कन्वर्ट करना है। तो केबी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लिख देंगे 32 × 2 के पावर में 20। अब बचा क्या ये? हमें पता है 2 के पावर 10 बी को क्या लिख सकते हैं? केबी लिख सकते हैं। 2 के पावर 10 बी को क्या लिख सकते हैं? केबी लिख सकते हैं। यानी कि इतना क्या हो जाएगा? केबी। यानी कि हमारा आंसर आ चुका। ओके। फिर से फिर से समझना, अगर आपको ये ना समझ आया हो। क्वेश्चन क्या लिखा होगा? मान लो कन्वर्ट 2.5 TB इंटू जीबी। 2.5 TB को जीबी में कन्वर्ट करना है। 2.5 TB को जीबी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 2.5 TB को किस में कन्वर्ट करना है? जीबी में कन्वर्ट। हमें पता है 2.5, टी का मतलब था 2 के पावर 40। टी का मतलब क्या था? 2 के पावर 40। जब मैं टी को इसको लिखूंगा, टी का मतलब क्या था भैया? टी का मतलब क्या था? 2 के पावर 40। तो अब क्या हो जाएगा? 2.5, 2 के पावर मैंने बताया 10, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 बी। लेकिन हमें पता है कि जीबी में कन्वर्ट करना है। जीबी के लिए कितना चाहिए? 2 के पावर 30। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? जीबी। यानी कि 2.5 इंटू में 2 की पावर 10। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जीबी। यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 2.5 इंटू में 2 की पावर 10 जीबी। समझ आया? ओके। फिर से अगला क्वेश्चन। कन्वर्ट 3.5 GB इंटू MB। 3.5 GB को MB में कन्वर्ट, 3.5 GB को MB में कन्वर्ट करना। देखो कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लो। 3.5 GB इक्वल टू 3.5 हमें पता है। जी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 30। लेकिन फिर अब 3.5 2 की पावर 10 इंटू में 2 की पावर 10 इंटू में 2 की पावर 10। और हमें पता है कि एमबी में कितना होता है? 20 की जरूरत है, तो ये एमबी में है। तो मतलब 3.5 इंटू में 2 की पावर 10 MB। ठीक है, इतना आसान है ये कन्वर्ट करना। लेकिन कभी कभी उल्टा भी दे देता है। कन्वर्ट 3.5, अब छोटे से बड़ा भी दे सकता है। छोटे से बड़ा। अब छोटे से बड़ा दे दिया तब कैसे करेंगे? तो देखो, छोटे से बड़ा पे पहले लिख लो इसको लिख लो। 3.5 MB का मतलब क्या हुआ? 3.5 2 की पावर 20 बी। ठीक है। और लेकिन हमें किसमें चाहिए? टीबी। टीबी का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर 3, जिसके ऊपर क्या होगा? जिसके ऊपर कितना लगा होगा? कितना क्या कहते हैं कि लगा होता है? 2 की पावर में 40 होता है। 40 लाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें? 2 की पावर 20 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 20 से नीचे भी। 2 की पावर 20 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 20 से नीचे। तो कितना हो जाएगा? ठीक है। 3.5 इसको क्या कहते हैं कि 2 के पावर 40 अपॉन में 2 की पावर 20। अब ये क्या कहते हैं कि ये कितना हो जाएगा? बी। और 2 की पावर 40 भी क्या होता है?
2 की पावर 4 TB क्या होता है, टीबी होता है। 3.5 में 2 की TB 3.5 TB अपॉन में 2 की पावर, देख अब कितना आ जाएगा, 3.5 अपॉन में 2 की पावर 20 TB। तो ये आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। तो यहाँ तक आ चुका है। आगे क्या कहते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो।